Hey guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. I am Sunila Jha and it's my second video of resources and development. Conservation of resources. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंजर्वेशन का थोड़ा सा बताया था, इंट्रोडक्शन किया था कि कंजर्वेशन जरूरी क्यों है। अगर हम इंडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का यूज करते जाते हैं तो नेचुरली है आप किसी भी चीज को बिना सोचे समझे उसका यूज किए जाओगे तो वो एक ना एक दिन खत्म होंगे। तो ये है, तो यहाँ पर इसको कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को भी ये चीजें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो उनको भी मिल पाए, तो कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक गांधी जी के जो एक क्योट सा दिया हुआ इन्होंने, गांधी जी फिलॉसफी, मतलब कुछ इनके अपने थॉट्स थे जो उन्होंने कुछ वर्ड्स में यहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं। देयर इज अ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, मतलब हर किसी की नीड या हर किसी की आवश्यकता यहाँ पूरी हो सकती है, लेकिन किसी का भी लालच जो है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि लालच की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हर किसी की नीड आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन किसी की भी ग्रीड पूरी नहीं हो सकती। गांधी जी ये भी कहते थे कि ही वॉज अगेंस्ट द लार्ज, आप ये कह सकते हो लार्ज मासेस जो होता है उसके प्रोडक्शन के खिलाफ थे, लेकिन ये चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस, मतलब ज्यादा लोग प्रोडक्शन करें। ये नहीं कि एक मशीन लगा दी, एक मशीन से ही जो है वो, उनके कहने का मतलब अगर आपने एक मशीन लगाई है, ठीक है, जो आपको डेवलपमेंट के लिए यूज करना है वो करिए, बट जहां पर आप कई सारी मशीन लगा देते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये चाहते थे जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा हो, ये नहीं कि एक साथ ही आपने लार्ज प्रोडक्शन कर दिया और बहुत सारे लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट ले ली, तो वो उसके भी खिलाफ थे। अब रिसोर्सेज को जो है मतलब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जो है, इसके लिए कई सारे यहाँ पर समिट हुए। तो यहाँ पर एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम, इन्होंने इस जो क्लब ऑफ रोम जो था यहाँ पर भी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए एक समिट रखी और इसे बनाया गया क्लब ऑफ रोम, रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सिस्टमेटिकल वे। ईयर क्या था? 1968। आपको याद रखना है क्लब ऑफ रोम का जो है रिसोर्स के लिए कंजर्वेशन आप ये कह सकते हो। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? 1968 में, सिस्टमेटिकली वे, फर्स्ट टाइम। अब एक आता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये बुक का टाइटल है, प्रेजेंटेड बाय शुमाकर, और ये बेस था गांधी जी की फिलॉसफी पर। अभी गांधी जी की मैंने आपको फिलॉसफी बताई ऊपर, उसी के ऊपर बेस था और बुक का नाम था ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंटेड बाय शुमाकर। और किस पर बेस था? गांधी जी की फिलॉसफी पर बेस था। अब नेक्स्ट आता है आपका ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। इसने क्या किया? ब्रंटलैंड जो ये कमीशन रिपोर्ट आई, ये 1987 में आई थी, 1987, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहां पर 1987 में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया, और ये कॉन्सेप्ट जो दिया था, ये इसकी जो बुक, इन्होंने जो बुक यहां पर पब्लिश की थी उसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के वो मैंने आपको बताए, और ये कुछ समिट रखे गए थे और कुछ बुक्स थी जो इनसे रिलेटेड थी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी चीज इलॉजिकल यूज करेंगे तो वो एक ना एक दिन एंड हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, उसका कम यूज करना है, मींस सोच समझकर कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज बाकी रहे। लैंड रिसोर्सेज, अब यहां जमीन की बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं हम। आपको पता ही है जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो ऑलमोस्ट जो है आपका लैंड के ऊपर ही होता है। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। उसके बाद में क्या है, ये जितने भी हमारे वेजिटेशन है उसको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर लैंड है तो ही आप वहां पर जो है वेजिटेशन जो है उसको भी ग्रो करने में जो है वो हेल्प करता है। दूसरा, ये एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, लैंड इज एन असेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। मीन्स यहाँ पर ये असेट है, हमारी पूंजी है, लेकिन फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, यानी कि लिमिटेड है। एक डिमार्केशन है हमारे पास, एक लिमिटेशन है कि इतनी ही जमीन है हमारे पास। तो वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड को हमें सही तरीके से यूज करना है कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और नेचुरल वेजिटेशन जो है हमारा या इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको भी बनाए रखें। तो ये दोनों चीजें हमें मेंटेन करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी मेंटेन करनी है और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए लैंड को सही तरीके से यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर लैंड को देखिए, ये पाई चार्ट में देखते हैं एक बार हम, ये देखिए क्या है यहाँ, प्लेन्स 43%, प्लेन्स जो है हमारे पास 43% है, प्लेट्यूज जो है हमारे पास 30% है, एंड माउंटेन्स जो है आपके पास जो 27% है। तो अब इस जब हमारे पास पता है हमें कि 43% हमारे पास प्लेन्स मौजूद हैं, तो अब इसको हमें उसी अकॉर्डिंग जो है यूज करना है। प्लेट्यूज का, माउंटेन्स का, इन सबका अपना अपना रोल है। प्लेन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री,
मींस मेनली जो प्लेन्स है आपको वो क्या देता है, एग्रीकल्चर के लिए पूरा स्पेस आपको मिलता है। इंडस्ट्री जो है आप मोस्टली जो है प्लेन्स में ही इंडस्ट्री जो है, क्योंकि आपको इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, जैसे वाटर है या फिर इजीली ट्रांसपोर्ट है या रॉ मटेरियल है या फिर चीप लेबर है। ये सारी चीजें जो है आपको इजीली प्लेन्स में ही मिलती है, क्योंकि आपको पता है प्लेन्स जो है क्या होती हैं, लार्जली पॉपुलेटेड होती हैं। तो इसीलिए यहां पर इजीली ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों चीजें दे रखा है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है इस फेवरेबल कंडीशन यानी प्लेन्स में ही हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका माउंटेन्स, पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब आपको पता ही है कि माउंटेन्स के जो रिवर हैं वो पूरे साल बहने वाली होती हैं, और हमारी जितने भी फील्ड्स हैं या हमारा जो भी एग्रीकल्चर है उसको इरिगेशन के लिए इसी का ही सपोर्ट मिलता है। क्योंकि बाकी जो आपका अगर मान लो पेनिनसुलर रिवर की हम बात करते हैं तो वो लोग थोड़ा सीजनली डिपेंड होते हैं, मतलब वो लोग क्या, वो रिवर्स जो है सीजनली डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ हम पेरिनियल फ्लो की बात कर रहे हैं जो पूरे साल यहाँ पे रिवर में पानी रहता है, जो इरिगेशन के लिए हेल्पफुल होता है। अब टूरिज्म भी, क्योंकि आपको पता है रिवर्स जो है हमारे सराउंडिंग को कितना ब्यूटीफुल बनाती हैं, तो ये टूरिज्म को भी काफी प्रमोट करता है, और उससे जो क्या होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, हमारी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट ज्यादा होती है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो रिवर है वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी हेल्प करता है, बैलेंस करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेट्यूज, इट पजेस रिच रिजर्व्स। यहां पर किस चीज के रिजर्व्स, माइंस, यानी कि वहां पर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलेंगे आपको। फिर फॉसिल फ्यूल्स है एंड फॉरेस्ट। ये सारा प्लेट्यूज जो है ये अपना एक ये जितने भी मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब हमें देते हैं। फॉसिल फ्यूल में आपका आ गया कोल, पेट्रोल, ठीक है, और मिनरल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम यूज करते हैं। तो ये सारी, और फॉरेस्ट, ये तो आपको पता ही है इकोसिस्टम का कितना बड़ा पार्ट है और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारा आपको कहां मिलता है, प्लेट्यूज में। तो लैंड रिसोर्सेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आपको हमेशा याद रखना है, जो मैं ये अंडरलाइन कर रही हूं, लैंड इज एन असेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। अब इसी पर ही, क्योंकि इसका यूज अगर हम सही तरीके से नहीं कर रहे तो ये फाइनाइट है, तो हम लोगों के लिए कम पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी भी हमारे पास लैंड है, और उसका हम सोच समझकर, बिल्कुल भी लॉजिकल सोचकर नहीं कर रहे, तो नेचुरली है सबके लिए जो है लैंड कम पड़ जाएगा। तो ये था हमारा लैंड रिसोर्स, और इसके हमने देखे कि क्या क्या इन्होंने मतलब जो ये है ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, अब लैंड का जो है वो डिफरेंट पैटर्न से हम यहाँ पर यूज करते हैं। फॉरेस्ट, फर्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट। आप ये देखिए यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कि जो कंट्री है उसका जो टोटल एरिया है उसका 30% हमारे पास फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। ये प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जो जितने भी पॉलिसीज वगैरह निकलती हैं उसके अंडर में जो अगर हम ये देखें तो 33% जो है हर कंट्री के पास, जो भी उसका टोटल एरिया है उसका 33% जो है फॉरेस्ट एरिया अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कितना अवेलेबल है, हमने सारे फॉरेस्ट को काट काट के इतना कम कर दिया है कि आज के टाइम में हमारे पास 23.8%। मीन्स आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट अगर होल देखें हम तो 10% का डिफरेंस आ रहा है। 10% नहीं तो 9% तो है ही है, कि जो हम प्रिस्क्राइब्ड एरिया को भी अचीव करने में हमें इतना टाइम, मतलब कि इतना और एरिया फॉरेस्ट एरिया चाहिए, बट हम तो डिग्रेड ही करते जा रहे हैं। तो जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको भी, एक जो आइडियल परसेंटेज है उसको भी हमने अभी तक गेन नहीं किया है, उसको भी धीरे धीरे कम ही करते जा रहे हैं। इससे क्या होता है, फॉरेस्ट अगर आपका धीरे धीरे कम हो रहा है तो नेचुरली है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा आपका। जितनी भी वाइल्ड लाइफ जो है वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, कोई इंडेंजर्ड हो रहा है, कोई वल्नरेबल हो रहा है, और कोई तो एक्सटिंक्ट ही हो चुका है। तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम उनका हैबिटेट वगैरह मतलब जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो सारा हैबिटेट जो है आपका कहाँ होता है, ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ जो है आपका फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ऐसी जगह जो कि कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल, ये मैं आपको परसेंटेज बताया जा रही हूँ और क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लैंड यूटिलाइजेशन वो बता रही हूँ। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे कुछ लैंड जो है बैरन है, यानी कि फर्टिलिटी ही नहीं है उसमें, तो उसका यूज कैसे होगा। वेस्ट लैंड कुछ ऐसे ही, मतलब कि जिनका यूज हम कर ही नहीं पा रहे, तो ये एक पैटर्न आ जाता है यहाँ पर। फिर एक है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब नॉन एग्रीकल्चरल कहने का मतलब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, शहर बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो वहां क्या क्या चाहिए हमें, बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पर बनाई जाती है, उनके लिए भी स्पेस जाएगा, उनके लिए भी स्पेस चाहिए। तो इस तरह से लैंड का जो है वहां पर यूज हो रहा है। तो ये पार्ट हो गया आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ, क्योंकि कुछ तो बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, और कुछ जो है नॉन एग्रीकल्चरल वर्क के लिए भी आपको चाहिए, जैसे हमने बात की बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह जो होंगी उनके लिए। थर्ड आता है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब ये कैसे, परमानेंट पास्चर्स।
हमारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी पास्चर लैंड चाहिए जहां पर वो ग्रेज करेंगे। तो उनके लिए जो फूड है वो तो वही है कि जो उनके ग्रासेस हैं, एक पास्चर लैंड चाहिए, तो वो एक परमानेंट वो पास्चर लैंड है कि जो एनिमल्स के लिए सारा फूड अवेलेबल करते हैं। तो वहां पर भी हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। एक ये हो गया। सेकेंड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री क्रॉप्स। आप जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, या आप कह लो डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रीज हैं, उनके लिए भी पर्टिकुलर जो है एक एरिया डिमार्केटेड है, उसको भी हम टच नहीं कर सकते, वहां कल्टीवेशन नहीं कर सकते। थर्ड आता है आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। मतलब कल्चरेबल है लेकिन वेस्ट लैंड उसको कई साल से या कुछ सालों से छोड़ रखा है, वो भी यूज में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ये पोर्शन आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फैलो लैंड। फैलो लैंड यहां क्या होता है, ये लैंड जो होता है इसको जब किसी भी मतलब कि क्या कहते हैं आप फार्म को, या कोई भी फील्ड है या कोई भी लैंड है, उसको जब आप कंटिन्यूअस यूज करते जाते हैं तो एक टाइम आता है जब उसका न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसकी सॉइल की, वो कम हो जाती है। तो वहां उसके लिए क्या किया जाता है, लेफ्ट फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, उसको हम 1 साल के लिए या 1 साल से थोड़ा कम के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे यूज नहीं किया जाता, कल्टीवेशन वहां नहीं की जाती है। अदर देन करंट फैलो लैंड्स, अब ये तो करंट का हो गया कि आपको 1 ईयर के लिए हमने छोड़ा हुआ या उससे कम के लिए। उसके अलावा भी कुछ ऐसे लैंड हैं जिनको कि हमने छोड़ रखा है 4 साल से 5 साल से ऐसे करके, तो वो हो गए अदर देन करंट फैलो लैंड। तो ये आपका हो गया फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ये हो गया फैलो लैंड्स, ये सारी चीजें हो गई। अब आता है आपका नेट सोन एरिया। अब ये क्या है, आप कहेंगे नेट सोन एरिया क्या है? सोन एरिया जहां पर कल्टीवेशन होता है, बट ये कह रहा है नेट सोन एरिया, इट इज एक्चुअल एरिया अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मतलब जहां पर रियल में वास्तविक तौर पर जो है वहां आप ये देख सकते हो कि कल्टीवेशन हो रही है, वो एरिया सिर्फ डेटा में नहीं, रियल में वहां पर जो है कल्टीवेशन हो रही है, वो होता है आपका नेट सोन एरिया। एक इसी में ही एक और नेक्स्ट टर्म आती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो यहां क्या होता है, ये जो नेट सोन एरिया है ये प्लस फैलो लैंड, तो उसे हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कह देते हैं। देखिए जैसे यहां ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एरिया ऑफ एक्चुअल कल्टीवेशन प्लस फैलो लैंड, ये हो गया आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन था कि लैंड को जो है हम किस तरीके से और कितने टाइप से यूज कर रहे हैं, और किसका यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, और किसका यूज नहीं हो रहा। तो ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब यहाँ पर जो लैंड का यूज है वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो डिटरमाइन करता है आपको कि लैंड का यूज जो है वो किस तरह से होगा। जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, मतलब वहाँ जो सॉइल की जो टाइप हैं वो किस तरह की अवेलेबल हैं, और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है वो तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा डिपेंड करता है कि ह्यूमन जो है वहाँ पर किस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं यूज़ ऑफ लैंड के लिए। अब नेक्स्ट आता है, जैसे अगर मैं बताऊँ आपको कि टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, वो आप सभी को नॉर्मली पता ही होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से हम ओनली 93% ऑफ टोटल एरिया जो है यूज कर रहे हैं। क्यों? उसका भी एक रीजन है। जो नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट जो है हमारे, वहां पर जो ऑलमोस्ट जो स्टेट हैं उनका तो सर्वे किया गया है, काउंट है, बट ओनली असम जो है, असम हैज नॉट सर्वेड। जो असम का जो पार्ट है कुछ, वो मतलब आप ये कह सकते हो कि असम पूरा ही जो है वो कंप्लीटली जो है सर्वे नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर 93% दिखाया गया। और सेकंड आता है आपका J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कुछ रीजन जो है आपका पाक ऑक्यूपाइड आ जाता है, और इसलिए भी यहाँ। और तीसरा चाइना जो है उसका भी आपने देखा होगा, जो अरुणाचल है, अरुणाचल से और ये असम जो है इसका कुछ पार्ट जो है बॉर्डर टच करता है, और इसलिए जो ये चाइना का पार्ट है वहाँ पे भी सर्वे नहीं किया है, तो कुछ पार्ट हमारा वहाँ पर भी आता है। तो ये 3 रीजन है जो हम सिर्फ 93% ऑफ द टोटल एरिया ही यूज कर पाते हैं। उसके रीजन मैंने बता दिया आपको कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है असम है, जो कि जिसका सर्वे नहीं हुआ है, J&K जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया में आता है, चाइना हो गया। तो ये तीनों रीजन आप लिख सकते हैं, और ये सारी चीजें ठीक है। अब आता है आपका अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। यहाँ 1952 में ये फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, और ये बताया गया था इसके अकॉर्डिंग हर कंट्री के पास 33% जो है वो आपके फॉरेस्ट एरिया होना ही चाहिए। किस चीज के लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। अगर 33% फॉरेस्ट एरिया नहीं रहता है तो वहां पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस माना जाता है। एक ये था। दूसरा, कंटिन्यूअस इनडिस्क्रिमिनेटली यूज द लैंडेड हैज रिजल्टेड द डिग्रेडेशन। एक चीज आप और देखिए, हमारे पास जो ये लैंड है सब चीज के लिए एक डिमार्केटेड है। जैसे अगर पास्चर लैंड की बात करें, हमारे पास दिन प्रतिदिन जो है पास्चर लैंड जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है।
क्योंकि हम कल्टीवेशन या फिर फैक्ट्रीज और ये बिल्डर्स वगैरह जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उसके कारण जो है हमारे पास जो पास्चर लैंड्स है या जो भी ग्रेजिंग लैंड है वो हमारे पास कम होता जा रहा है। तो आप खुद सोचो कि जो ये एनिमल है या जो भी ग्रेजिंग के लिए ये लोग मतलब ये जो एनिमल्स का जो एक पॉपुलेशन है वो कहाँ जाएगा, उसको तो चाहिए। और वो हमारे एनिमल्स जो है फिर ग्रो कैसे करेंगे, और हमें जो मिल्क मिलता है या वूल मिलता है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमें उनसे जो मिलती हैं वो कहाँ से मिलेंगी। तो एक तरह से तो हम जो लैंड का यूज इस तरह से करते हैं, और आपको पता ही है धीरे धीरे फैलो लैंड भी जो है काफी ज्यादा बढ़े जा रहे हैं, वेस्ट लैंड होए जा रहे हैं। अगर आप किसी चीज को यूज करते जाओगे उसको मैनेज होने का टाइम नहीं दोगे तो नेचुरली है ये सब सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, डिग्रेडेशन को बढ़ाती हैं। यानी कि जो सॉइल है वो अपनी जगह से उसका जो है सॉइल या लैंड जो भी कह लो उसका फर्टिलिटी कम होना, हर तरह से डिस्ट्रॉय होना, वेदरिंग होना, ये इरोजन होना, ये सारे ही डिग्रेडेशन में आ जाते हैं आपके। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो हर स्टेट का एक अलग मैटर है, हर स्टेट में जो लैंड का यूज है डिफरेंट डिफरेंट है। नेट सोन एरिया की अगर हम बात करते हैं, नेट सोन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 80% हरियाणा एंड पंजाब में नेट सोन एरिया मिलता है। यानी कि उसका 80% जो है मतलब रियल वे में जो है कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। लेकिन जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड अंडमान आइलैंड की बात करती हूं मैं, यहां देखिए 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रही हूं मैं एंड अंडमान आइलैंड की बात कर रही हूं, तो यहां पर ओनली 10% ही क्या है, नेट जोन एरिया है। तो ये कितना डिफरेंस है, यहां 80% आ रहा है और ये आपका 10% है। तो कल्टीवेशन के तौर पर देखें तो हरियाणा और पंजाब जो है ये 80% इसका लैंड यूज हो रहा है। रियल वे में कह सकते हो आप, एक्चुअल वे में कह सकते हो कि नेट जोन एरिया जो है यहाँ पर 80% है, वहां पर कल्टीवेशन इतने पार्ट में होता है, लेकिन यहां पर ओनली 10%। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ नेट जोन एरिया का कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन जो है इसके लिए आपको पता ही है ज़्यादातर जो है नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो तो है ही हैं, और काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी देखते हैं हम कैसे। आप सभी जानते हैं 95% फूड शेल्टर क्लॉथ जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, लैंड से मिलता है। और ये देख लीजिए इतना कुछ हम यहाँ प्राप्त करते हैं इससे, लैंड से, उसके बावजूद भी ह्यूमन बीइंग जो है अपनी एक्टिविटीज से बाज नहीं आता कि हम कैसे लैंड को प्रिजर्व करके या कंजर्व करके रखें। कह रहे कि ये सिर्फ ये नहीं कि इसको डिग्रेड ही करता है, अपनी एक्टिविटीज से सिर्फ डिग्रेड ही कर रहा है वो नहीं, बल्कि और जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको और एक पेस देता है, एक स्पीड देता है कि और जल्दी से तुम इसको बर्बाद करो। जैसे कि पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी यहाँ पे निकाली जा रही है, ये नहीं पता ये दुश्मनी हमें ही भारी पड़नी वाली। आप देखिए 130 मिलियन हेक्टेयर की बात कर रहे हैं हम, 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर्स, ये कोई कम नहीं है। यहाँ पर जो आपको परसेंटेज या एरिया जो दिखाया गया है इसमें कुछ परसेंटेज दी गई है। 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, मीन्स वहां से ज़्यादा फॉरेस्ट काटे गए हैं तो वो अपने आप ही डिग्रेडेड लैंड हो गया। 56% वाटर इरोडेड है, मतलब वहां पर ज़्यादा ओवर इरिगेशन या सच टाइप ऑफ आप कह सकते हो वो मतलब आपका परसेंटेज हो गया ये डिग्रेडेड एरिया का। बाकी जो बचा खुचा है यहाँ पर सलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स, मतलब वहां पर जो है ज़्यादा अगर आप पानी दे रहे हैं क्या कुछ तो वहां डिपॉजिट जो हो गया है सलाइन का वो ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी खराब हो गई है। और दूसरा इसके साथ ही आता है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो 28%, 56% और ये बाकी जो बचा कुचा है ये इसने कमी पूरी कर दी। ये इतना 130 मिलियन हेक्टेयर जो है डिग्रेडेड लैंड है हमारे यहाँ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। माइनिंग साइट्स, अब यहां पर हम ये बता रहे हैं आपको कि मेजर्स मतलब हमें उपाय कैसे करने हैं, क्योंकि ये काम भी जरूरी है लेकिन इनको एक कंट्रोल में रहकर करना है, जो कि कंट्रोल कोई नहीं करता, अपना काम किया और बाकी के लिए छोड़कर चल दिए, उसका रिजल्ट क्या होगा वो किसी ने नहीं सोचना। माइनिंग साइट्स, अब माइनिंग साइट्स जहां अगर हम बात करें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां आपको पता है मिनरल माइंस वगैरह हैं, एक्सकेवेशन होता है यहाँ पर और डीप स्कार्स वगैरह जो हैं या आप ये कह सकते हो बड़े एक गहरे गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं। नेचुरली आप किसी चीज़ के बीच में एक दरार या क्रैक या कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं तो वो जो उसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और वो धीरे धीरे वहाँ से पार्ट जो है क्या हो जाएगा, इरोड होना शुरू हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग, एक तो ये माइनिंग साइट्स कहाँ थे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। ओवरग्रेजिंग की बात करते हैं जहाँ पर एनिमल्स ज़्यादा हैं, MP, महाराष्ट्र की बात करेंगे हम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, तो इन जगहों पर जो है एनिमल्स काफ़ी अच्छे पॉपुलेशन में है। तो यहाँ पर ओवरग्रेजिंग मतलब एक ही लैंड पर जो है ग्रेज कराते रहते हैं, ये नहीं कि थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट भी हो जाए कि जब तक वो दूसरे जो प्लांट्स हैं वहाँ ग्रो कर जाएं। तो जब तक कि रूट से उस सब चीज़ों को ख़त्म ना कर दें तब तक वो वहाँ पर कंटिन्यूस एनिमल्स को ग्रेज करवाते ही रहते हैं।
आप कंटिन्यूस आप कराते रहोगे तो ग्रासेस जो है उसकी रूट्स भी वहां से खत्म हो जाएंगी और जो सॉइल है या लैंड जो है वो वहां से डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। यूपी, हरियाणा, पंजाब कल्टीवेशन के लिए मशहूर हैं, एग्रीकल्चर के लिए मशहूर हैं, तो यहाँ पर ओवर इरिगेशन अल्टीमेटली है जो स्टेट है। कई बार आ भी जाता है ये कि मैप में आपको मार्क करना है ये स्टेट, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। डिफोरेस्टेशन, एमपी एंड उड़ीसा, यहाँ पर जंगल, आपको पता है एमपी में जो जंगल है काफी ज्यादा मात्रा में, लेकिन अब धीरे धीरे कटाई कर करके डिफोरेस्टेशन करके यहाँ पर डिफोरेस्टेशन की वजह से यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर आता है आपका ग्राइंडिंग ऑफ, अब ये फैक्ट्रीज वगैरह की बात करें जो जहाँ पे सीमेंट बनता है या फिर सिरेमिक की जो चीजें बनती हैं, वहां क्या होता है ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट एंड कैल्सीसाइट फॉर सिरेमिक। अब ये जो ग्राइंडिंग करते हैं तो इसी के पार्टिकल्स जो हैं एयर में आते हैं, एयर में आने के बाद वो जो लैंड है हमारी जो टॉप सॉइल है उसके ऊपर वो जम जाते हैं धीरे धीरे, जो हवा में है तो फिर नीचे सेटल डाउन भी होंगे, सेटल डाउन होंगे तो वो इस तरह से जो फिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन है वाटर का सॉइल के अंदर, वो उसको रोक देता है क्योंकि वो तो एक लेयर बना लेता है अपनी। तो वो पानी का जो लेयर है सॉरी उसका जो वो डस्ट का जो एक तरह से लेयर बना लेगा वो, तो उससे क्या होगा वाटर का जो इनफिल्ट्रेशन है वो वहां पर रुक जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इतनी सारी एक्टिविटीज जो है हमारी वो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इसको रोका कैसे जाए, इतनी सारी चीजें हमें इससे मिलती हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथ और बाकी जितने भी चीजें हैं, तो अब इतना सारा चीज होने के बाद क्या हम थोड़ा सा इसका ध्यान नहीं रख सकते? अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर ठीक से हर कोई निभाने लग जाए तो इतनी मुसीबतें या इतनी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ही ना हो। हर प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन होता है? पॉपुलेशन और इलॉजिकल थॉट्स। जो हम लॉजिकल अगर सोचें तो ये प्रॉब्लम्स आए ही ना। अब यहां मैं कुछ आपको बताने जा रही हूं कि मेजर्स, डिग्रेडेशन तो हो गया, कंजर्वेशन कैसे करना है, अफॉरेस्टेशन, आप जितने पेड़ काट रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला अगर आप 2 पेड़ काटते हैं तो कम से कम 2-4 लगा दीजिए, 2 ही लगा दें, चलो 4 मत लगाओ, 2 ही लगा देना बहुत है, बट लगा देना। अफॉरेस्टेशन, आप कहोगे मैम हम क्यों पेड़ काटने जाएंगे? आप नहीं काटने जा रहे हो, बट आपके लिए जो एमिनिटीज तैयार की जाती हैं, आपके घर में फर्नीचर, अलमीरा, बेड, डिफरेंट टाइप्स की जो एमिनिटीज हैं, वो सब सारा कहाँ से बनता है? नेचुरली है। कहाँ से आता है? ये सारे आपके ट्रीज हैं, जंगल से लाए जाते हैं, उनका यूज किया जाता है। तो क्या आपका राइट नहीं बनता कि आप 1-2 प्लांट लगा दें? क्योंकि कल को जो आपको एमिनिटी चाहिए होंगी तो एमिनिटीज तो बाद में, पहले आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। तो अफॉरेस्टेशन करना मतलब लार्ज स्केल पर, मैंने आपको यहाँ तो लार्ज स्केल पर कह रहा है, बट आप 2 ही लगा दो, काफी है, ठीक है। तो अफॉरेस्टेशन जो है लार्ज स्केल पर जो है प्लांटिंग करना है आपको। शेल्टर बेल्ट मतलब एक जो शेल्टर, मतलब आपको प्लांटिंग इस तरह से करनी है कि जो हवा का स्पेस है, मतलब जो हवा का जो पेस है, हवा की जो स्पीड है उसको रोके, तो जो वो अपने साथ इरोड करती हुई चीजें ले जा रही है उसको, उसकी स्पीड को वो कम कर देगी। तो यहाँ पर जो है शेल्टर बेल्ट एक बनाना है हमें। फिर आता है आपका प्रॉपर वे डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स। जितने भी फैक्ट्रीज के वेस्ट होते हैं उसको पहले ट्रीट करके तब उसे जो है वाटर वगैरह में छोड़ा जाए। एक इसमें मैंने ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का पॉइंट भी आ जाएगा कि कंट्रोल करिए आप ओवरग्रेजिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि ओवरग्रेजिंग वाला जो है पॉइंट, ये भी इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे हमारे पॉइंट हो जाएंगे कि जो आपने मेजर्स में यूज करने हैं और इसे आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे। तो ये हमारे मेजर्स हो गए, ये आपका डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन की मैंने आपको वजह बताई क्यों क्यों होता है, और मेनली इसमें हाथ किसका है? हम लोगों का। तो ये सब सारी चीजें हमें नहीं करनी, और ये कुछ जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करने हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल जो है ये भी एक रिसोर्स की तरह ही काम करता है, और आपको पता है ये रिन्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। बट आपको ये पता है कि इसकी फ्यू सेंटीमीटर्स डेप्थ में बढ़ने के लिए, मतलब कि कुछ जो गहराई में बढ़ने के लिए जो है इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हम इसका बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करें तो कितना अच्छा रहेगा कि हमारे लिए भी वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। आपको पता है सॉइल से आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे आपका फूड है, चाहे फिर आप ये कह लो शेल्टर में यूज़ होने वाली चीज़ें भी आपको मिलती हैं वहाँ पर, जैसे आप लकड़ी है या कोई भी चीज़ वुड है या और कॉटन ले लो, ये सारी चीज़ें आपको अगर सॉइल ना हो तो क्या मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो ये हमें सॉइल का भी सही तरीके, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका आपने सही तरीके से, मेंटेन तरीके से, यानी रीजनेबल तरीके से यूज़ करना है। फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अब फैक्टर्स जो फॉर्मेशन जो होगी उसमें क्या क्या है? एक तो पेरेंट रॉक की बात की गई है, पेरेंट रॉक या बेड रॉक। सॉइल से जो है आप कह सकते हो रॉक्स बनते हैं, रॉक्स के ही ब्रेकडाउन से या उसके वेदरिंग से जो फिर आपका ये सॉइल मिल जाता है आपको। तो यहाँ पेरेंट रॉक की बात कर रहा है, बेड रॉक की बात कर रहा है, मीन्स ये दोनों पेरेंट रॉक या बेड रॉक। फिर दूसरा क्लाइमेट, क्लाइमेट, वेजिटेशन,
ये सारी चीज़ें और अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ आप कह सकते हो, जैसे कि ये सारे मतलब कि ह्यूमस ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में ये सारे फैक्टर्स हैं। टाइम इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब यहां पर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बता रही हूं आपको, यानी कि सॉइल को हम कितनी कैटेगरी में, कितने डिफरेंट टाइप्स में यहां पर क्लासिफाई कर रहे हैं और किस बेसिस पर। तो इनमें सबसे पहला जो आता है आपका, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। ओके, तो यहाँ सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल। ये फर्टिलिटी में जब भी हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बेस्ट सॉइल जो होता है वो एलुवियल सॉइल होता है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है पानी के थ्रू, जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं, अब यहाँ एलुवियल सॉइल की बात करें हम तो एलुवियल सॉइल जो है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही अपने साथ कुछ ना कुछ जो है इरोड करती हुई लाती हैं और वो सेडिमेंटेशन जो है आगे बढ़ता जाता है, मतलब कि वो जो इरोड करके लाती है वही आगे बढ़ता जाता है, यानी वो मिट्टी जो आती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो गंगा, आपने देखा भी होगा नॉर्दर्न प्लेन जो है हिमालय के साथ में जो है नीचे की तरफ, आपने मैप में देखा हो तो नॉर्दर्न प्लेन जो है पूरा वो सारा एलुवियल सॉइल से कवर्ड है और मोस्ट फर्टाइल पार्ट है हमारे इंडिया का। मोस्ट फर्टाइल पार्ट आ जाता है उसमें यूपी, बिहार, थोड़ा सा आपका आगे असम में भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट आता है, ये सब सारा कवर करते हुए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलुवियल सॉइल का। तो नॉर्दर्न प्लेन, नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान एंड गुजरात ऑल्सो, एक छोटा सा कॉरिडोर बनाते हैं, वहां तक भी ये पहुंचती है एलुवियल सॉइल का। तो अब ये यहाँ पर जो है इसको भी आगे कैटेगराइज किया गया है, जैसे पेडेमोंट एरिया में अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह के सॉइल जो आपको मिलेंगे, द्वार्स, चौस एंड तराई, ये टाइप्स आपको पेडेमोंट यानी कि हिली एरिया में इस तरह के सॉइल मिलते हैं, यानी कि उनके जो साइज जो होते हैं, कंकड़ जो उसके अंदर होते हैं उसके आधार पर ये आपको पेडेमोंट एरिया में मिल जाते हैं। तो क्या है, द्वार्स, जॉस एंड तराई। अब ये जो है ये आपका बिल्कुल इसमें ऊपर की तरफ मतलब कि मिल जाता है, ये यहाँ पर फॉरेस्ट अवेलेबल नहीं होता, तो ये सीधे पानी के कट से जो है यहाँ पर आप देख लोगे कि बड़े बड़े बिगर साइज के इस तरह से पत्थर वगैरह या कंकड़ वगैरह जो बोल सकते हो। तराई ये थोड़ा सा मार्शी एरिया होता है यहाँ पर, और यहाँ की मिट्टी इस तरह से होती है मार्शी, गीली गीली। ये पेडेमोंट एरिया में आपको ये सारे टाइप्स मिलेंगे, किसके, एलुवियल सॉइल के ही हैं लेकिन पेडेमोंट एरिया में। अब इसका नेक्स्ट एज बेस्ड पे अगर हम चलते हैं, एज बेस पे आप इसको और जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये बांगर एंड खादर, यानी जो ये पानी के साथ जो बहकर जो मिट्टी आती है, जो पुरानी मिट्टी होगी मींस ओल्ड, उसे बांगर कहेंगे। ये कम फर्टाइल होती है और कंकड़ नोड्यूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। यहां मैं लिख देती हूं लेस फर्टाइल, ठीक है, लेस फर्टाइल होती है कंपेयर टू खादर। खादर जो है वो ज्यादा फर्टाइल होगी इसकी, क्योंकि ये न्यू होती है, जितनी भी स्ट्रीम्स आ रही हैं वो साथ में जो नई मिट्टी लेकर आएंगी वो आपकी खादर होगी, उसे खादर कहा जाएगा, खादर टर्म यूज किया जाएगा वहां पर। और उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें तो कंकड़ नोड्यूल्स थोड़े बड़े टाइप्स के होते हैं और ज्यादा होते हैं, तो ये कंकड़ नोड्यूल्स ज्यादा पाए जाते हैं, लेस फर्टाइल होता है, ये पुराना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका खादर, इसी का ही तो खादर वो होते हैं जो न्यू वाली सॉइल होगी, न्यू सॉइल होगी और फाइन पार्टिकल्स, इसमें ज्यादा बड़े मोटे कंकड़ नहीं होते, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और आइडियल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, पैडी, वीट, शुगर केन एंड पल्सेस ऑल्सो। तो ये आपका जो है हो गया इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट पार्ट, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में यहाँ पर जो रिवर्स हैं कौन कौन सी हैं, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, जो ये सारा वाटर के थ्रू ये इरोड करके जो लाती हैं, वो मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा। तो उसमें फर्स्ट क्या था आपका, एलुवियल सॉइल। और ये आपको पता ही है कि पूरे साल गंगा जो है पेरिनियल आपका रिवर है, इंडस ये सब जो हिमालय से निकलने वाली हैं तो ये अपना इरोडेड करते हुए लेकर आती हैं, और ये जो ओल्ड होगा वो ओल्ड आपका कहलाएगा बांगर, जो न्यू होगा वो कहलाएगा खादर, और ये आपका मोर फर्टाइल होता है, ये लेस फर्टाइल होता है, और आइडियल क्रॉप मतलब कि आइडियल फॉर क्रॉपिंग द पैडी, वीट एंड शुगर। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, अब जो नेक्स्ट आ रहा है आपका वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। रेगुलर सॉइल मीन्स कई बार ये 1 मार्क में आ जाता है कि रेगुलर सॉइल जो है वो किस सॉइल का नाम है, या ब्लैक सॉइल का अनदर नेम क्या है, इस तरीके से। तो इट इज नोन एज अ रेगुलर सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल ऑल्सो। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, कई बार पूछ लेंगे आपसे ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो क्या है, तो वो मतलब कि कौन सा है, तो आप लिखेंगे उसमें ब्लैक सॉइल,
ना एलुवियल, ना लेटेराइट, ना रेड एंड येलो। ओके, अब इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए हम पेरेंट रॉक मटेरियल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि पेरेंट रॉक मटेरियल जो है वो मतलब कितने टाइम, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां का टेम्परेचर जो है वो किस तरह का है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है पेरेंट रॉक पे उसके मटेरियल के लिए काफी ज्यादा मतलब जो ब्लैक जो सॉइल बनेगी उसके फॉर्मेशन के लिए डिपेंड करता है। डेक्कन ट्रैप की बात करेंगे हम, ये पूरा बेसाल्ट रीजन है, बेसाल्ट जो है इससे बना हुआ है ये रीजन। और आप बेसाल्ट जो बात कर रहे हैं हम, तो ये लावा का फ्लो होता है, उससे ये पूरा रीजन बना हुआ है, तो नेचुरली है वो भी ब्लैक ही होगा, ब्लैक कलर में। और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़, ये रीजन जो है जहां पर आपको ब्लैक सॉइल मिल जाता है। तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि वो रीजन या वो कवर्ड एरिया बताइए जहां पर कि ब्लैक सॉइल जो है कवरिंग करता है, तो ये आपको ये प्लेसेस याद रखने हैं, ये स्टेट याद रखने हैं। ओके, अब आता है फोर्थ, मेड अप ऑफ फाइन क्लेई मटेरियल। जो ये ब्लैक सॉइल है ये क्या है, फाइन क्लेई मटेरियल से बना होता है, और इसके इसकी जो कैपेसिटी है वो वाटर होल्डिंग की बहुत अच्छी है, ये काफी ज्यादा जो है कैपेसिटी रखता है वाटर होल्डिंग की, काफी टाइम तक और काफी ज्यादा जो है वाटर को होल्ड कर सकता है। और लेकिन इसमें एक डिमेरिट है, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट जो है वो नहीं होता, इसमें काफी पुअर है। तो फॉस्फोरिक कंटेंट की बात कर ली हमने कि ये इसमें पुअर है, ये इसका एक डिमेरिट हो गया। अब 6 है, डीप क्रैक। जब हॉट समर होता है, ज्यादा जो गर्मी आती है उस टाइम में क्या होता है, इसके अंदर जो ये जो ब्लैक सॉइल होता है इसके अंदर डीप क्रैक्स आ जाते हैं। और ये सोच लीजिए वो भी डीप क्रैक जो है एक तरह से इसके लिए बेनिफिशियल ही होता है कि एरेशन जो होता है, मतलब कि एयर का जो है अच्छे से मतलब उस क्रैक्स के बीच से एयर जो है इजीली चली जाती है और उसको ऑक्सीजन अच्छे से देती है, तो एरेशन अच्छा खासा हो जाता है वहां पर। अब नेक्स्ट है स्टिकी। जब फर्स्ट शावर ऑफ मॉनसून होती है तो ये काफी स्टिकी होती है, स्टिकी एंड वेट हो जाती है और इस पे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए ब्लैक सॉइल के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आपको बताया इसे रेगुलर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है पेरेंट रॉक का, ये मटेरियल के लिए मतलब ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन कहलाता है और ये लावा के फ्लो से बना हुआ है। और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र ये इसके क्या है, प्लेसेस हैं जहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। फाइन क्लेई मटेरियल से बना हुआ है, मोर कैपेसिटी टू होल्डिंग द वाटर। फिर आता है आपका एक इसमें तो छोटा सा आपका पुअर पॉइंट जो है, यानी कि जो डिमेरिट है वो याद रखना है, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। डीप क्रैक्स इन हॉट समर, वो भी हेल्पफुल ही है इसके लिए। स्टिकी एंड वेट, ये इसके सारे फीचर्स हो गए ब्लैक सॉइल। अब आता है आपका रेड एंड येलो। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक की अगर हम बात करें तो ये लो रेनफॉल वाले एरिया जो है, मतलब जहां पर बारिश कम होती है वहां की बात कर रहा है। और कौन सा, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं हम, देखिए जितने भी यहाँ पे हम अभी मोस्टली जो हमने बात की ये डेक्कन प्लेट्यू इसमें आ रहा है। तो डेक्कन प्लेट्यू मेनली जो था क्या, बेसाल्ट रीजन था। अब यहाँ रेड और येलो की बात कर रहे हैं, तो रेड एंड येलो ये वो पार्ट है जहां पर लो रेनफॉल है और ये ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो आपको ये पार्ट याद रखना है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट। अब नेक्स्ट है रेडिश जो कलर आता है वो किस वजह से आता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन का डिफ्यूजन होने के कारण, यानी कि जो मिट्टी है वहां पर उसमें आयरन का डिफ्यूजन आपको दिखाई देगा, जिसके कारण वो रेडिश नजर आता है। और कहां पर, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और यही येलो कब दिखाई देता है, ये येलो तब दिखाई देगा जब हाइड्रेटेड हो जाएगा, यानी कि उसमें पानी का जब यहां पर मिक्सचर आपको दिखाई देगा, पानी यहां पर नजर आ जाएगा उस फॉर्म में, तब ये आपको येलो नजर आएगा। तो रेड एंड येलो ये इसके ये फीचर्स हैं और ये आपको ध्यान रखना, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू का वहां पाया जाता है, इसके फीचर्स ये। यस, नेक्स्ट लेटेराइट सॉइल। ये लेटेराइट सॉइल ये आपका लेटर वर्ड से बना हुआ है और ये ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, मीन्स लैटिन वर्ड से लिया गया है लेटर, और इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रिक। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि लेटर जो है, लेटराइट जो है वो लेटर वर्ड से लिया गया है, वो भी लैटिन भाषा का लेटर वर्ड है और उसका मीनिंग क्या है, ब्रिक। ठीक है, और इट हैज़ अ हाई टेम्परेचर। ये जहाँ डेवलप होता है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हैवी रेनफॉल होता है। और उसके कारण क्या होता है, इंटेंस लीचिंग। हैवी रेनफॉल के कारण क्या होगा, इंटेंस लीचिंग। जब ज़्यादा रेनफॉल होता है तो जो भी टॉप सॉइल होती है उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो जो है लीचिंग मीन्स जो वो टॉप सॉइल है उसका वो अपनी जगह से न्यूट्रिएंट उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब उसके बाद ह्यूमस कंटेंट, जब हाई टेम्परेचर है तो नेचुरली ह्यूमस कंटेंट जो है, जो बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ह्यूमस कंटेंट भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब आप ये कह सकते हो कि काफ़ी कम होते हैं। तो आपको पता ही है कि सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक जो है ये पार्ट होता है ह्यूमस का,
जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो जो उसके अंदर जो मिक्स हो जाते हैं वो ह्यूमस कंटेंट जो है बनाते हैं, उसको फर्टाइल और ज़्यादा बनाते हैं। आफ्टर मेंटेनिंग इट इज आइडियल फॉर टी एंड कॉफी। ये जो है आपका टी एंड कॉफी, कर्नाटका और तमिलनाडु की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ सॉइल को मेंटेन करने के बाद ये जो है टी एंड कॉफी के लिए एक प्रॉपर बन जाता है, यानी कि यहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं। कॉफी के लिए आपको पता है कर्नाटका फेमस है। आइडियल फॉर कैश्यू नट, कैश्यू नट के लिए, और वो भी क्या आफ्टर मेंटेनिंग इट, आइडियल फॉर कैश्यू नट इन केरला एंड आंध्र प्रदेश। ओके, ये हो गया आपका लेटेराइट सॉइल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड क्या है, लेटर, और जिसका मीन्स क्या है, ब्रिक। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। अब इसके कारण क्या होता है, लीचिंग हो जाती है हैवी रेनफॉल की वजह से, ह्यूमस कंटेंट जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। उसके बाद आ जाता है आपका कि जब इसको मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो जाते हैं, तो आफ्टर मेंटेनिंग इट कर्नाटका में आप जो है टी एंड कॉफी के लिए, कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये सुटेबल हो जाता है। और कैश्यू नट की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड केरला में कैश्यू नट के लिए ये आइडियल हो जाता है। ये हो गया आपका लेटेराइट सॉइल। अब है आपका एरिड सॉइल। एरिड नाम से ही पता चल रहा है, एरिड यानी कि जहां पर ड्राइनेस ज़्यादा रहती है। एरिड सॉइल कलर रेंज, आप एरिड सॉइल जो है उसका कलर रेंज जो है वो आपको रेड से ब्राउन तक में मिल सकता है, यानी रेड भी मिल सकता है, ब्राउन भी मिल सकता है, उसमें हल्का डार्क ऐसे होता रहता है। तो इन कह रहे कि इस एरिया में क्या है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण क्या है, एवोपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में होता है, जिसके कारण जो सॉल्ट कंटेंट है वो आपको जो सॉइल की लेयर है उसमें आपको दिखाई देगी, काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब एल्कलाइन आप कह सकते हो ज़्यादा हो जाता है, सलाइन ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है कंकर लेयर। एक बॉटम जो उसका सॉइल का जो लेयर है वहां पर ये पूरा हॉरिजन जो है रेस्ट्रिक्ट कर देता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को, क्योंकि कंकर जो है अपना एक पूरा बॉटम हॉरिजन में पूरी लेयर बना लेती है, जिससे कि वाटर का इनफिल्ट्रेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है वहां पर। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन बिकम्स कल्टीवेबल। कल्टीवेबल हो जाता है ये जब आप उसको प्रॉपर इरिगेट कर देते हो, तो वो कल्टीवेशन के लायक हो जाता है। तो एरिड सॉइल ये आपके इसके फीचर्स हैं, और ये हो गए आपके लेटेराइट सॉइल। इन दोनों के फीचर्स जो है आप मैच कर सकते हैं, और इनको आपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से रिवाइज करते हुए कि किसके क्या फीचर्स थे। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। और उसके बाद ये आता है आपका एरिड सॉइल। तो ये सारे सॉइल जो हैं आपके कंप्लीट हो गए फीचर्स के साथ। और एक अभी रहता है आपका फॉरेस्ट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन। जो भी हिली एरियाज हैं या माउंटेनियस रीजन आप बोल सकते हैं, वहाँ पाया जाता है, और यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है, जिसके कारण यहाँ फॉरेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। और आपको तो नेचुरली पता है कि जो माउंटेन एरिया है तो वहाँ फॉरेस्ट तो होंगे ही, तो इसीलिए इसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोला जाता है। टेक्सचर जो है इसका वेरीज करता है हिल टू हिल, एंड कि वहाँ का क्लाइमेट जो है किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। माउंटेन टू माउंटेन, टेक्सचर वेरीज फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन एंड हिली एरियाज ऑल्सो। ये जो इसका जो लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, वैली साइड में जो ये मिट्टी पाई जाती है या सॉइल जो भी पाया जाता है वो कैसा होता है, लोमी एंड सिल्टी। और इसी के जैसे कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स, जो अपर स्लोप से वो नीचे की ओर जब जाएगी तो जो भी उसके मोटे मोटे कंकड़ या मोटे दाने होंगे, या कोर्स आप बोल सकते हो खुरदुरा टाइप, वो जो है ऊपर की तरफ ही रह जाता है, बाकी फाइन पार्टिकल्स या जो उसका जो बारीक वाला जो पार्ट होता है वो नीचे की ओर जाता है। तो ये आपका कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स, अपर स्लोप पे ही रह जाता है। स्नो कवर्ड जो एरियाज है, जो मतलब कि माउंटेन है या जो भी, वहाँ पर डेनुडेशन ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर इरोजन भी, वेदरिंग भी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक साथ होने लग जाती हैं। डेनुडेशन का मतलब किसी भी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना, और वो ये सारी चीज़ें वेदरिंग कह सकते हो आप, इरोजन कह सकते हो आप, डिपोजिशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं डेनुडेशन में, क्योंकि पानी से वो हमेशा ढका हुआ रहता है, तो उसमें अपने आप ही वो चीज़ आने लग जाती है। जो रॉक्स वगैरह भी हैं वो भी धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। एंड आर एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेंट, यहाँ पर एसिडिक जो है वो सॉइल मिलती है आपको, और लो ह्यूमस कंटेंट, बिकॉज जो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम अगर कोल्ड भी होता है या एक्सट्रीम हॉट होता है तो वहाँ पर ह्यूमस जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वेजिटेशन ही उतने नहीं होते। वो तो आपको एक ज़्यादा स्नो कवर्ड एरिया है तो वहाँ मॉसेस या फर्न्स वगैरह यही चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, और तो इसलिए लो ह्यूमस कंटेंट जो है ये पाया जाता है। ये हो गया आपका फॉरेस्ट सॉइल। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी, वो आती है सॉइल इरोजन। ये तो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े सॉइल के। अब सॉइल इरोजन जो है क्या, वियरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल।
जो सॉइल है उसकी टॉप लेयर जो है वो अपनी जगह से हटने लग जाती है, वियरिंग ऑफ या वियरिंग अवे। तो अपनी जगह से वियरिंग ऑफ होना और टॉप सॉइल का स्पेशली उसे क्या बोला जाता है, सॉइल इरोजन। अब यही सॉइल इरोजन के 2 टाइप्स हैं, शीट इरोजन एंड गलीज इरोजन। शीट इरोजन ये क्या है, ये लार्ज एरिया को एक साथ कवर करता है और वो पूरी की पूरी शीट यानी कि चादर टाइप में, शीट मतलब पूरा एक बड़ा लार्ज एरिया को कवर करता है, वो वाटर जो है वो पूरी की पूरी जो है शीट टाइप में ही लेकर जाता है और इरोड हो जाता है वो पूरा, वहां जो वो जो टॉप लेयर उसकी होगी वो इरोड हो जाएगी। जबकि अगर हम गलीज इरोजन की बात करते हैं तो ये क्या है, ऊपर से जो पानी एक गिरता है और जमीन पर, तो ये एक चैनल टाइप में नीचे बना लेता है, एक आप ये कह सकते हो चैनल या ड्रेन टाइप में, जो ड्रेन होता है एक रास्ता बनाता है जो पूरी वो है उसको क्रैक करते हुए डीप जो है एक ड्रेन बना लेगा, चैनल बना लेगा, उसे गलीज इरोजन कहा जाता है। तो शीट इरोजन और गलीज इरोजन, शीट में आपको ये लिखना है कि लार्ज एरिया एक साथ इरोड होता है, एक लार्ज फील्ड पे भी बोल सकते हैं आप, या लार्ज लैंड है वहां पर। जबकि गलीज इरोजन जो है ये आपका एक चैनल के थ्रू होता है, चैनल टाइप में जो है ये अपना एक रास्ता बनाता है और डीप क्रैक करते हुए आगे बढ़ता है। मेजर्स फॉर द कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन। अब हमें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट आता है आपका कॉन्टोर प्लॉइंग। जो है यहाँ क्या है, ये स्लोपी रीजन में होता है और यहाँ स्लोपी रीजन में जो आप कंटोर कह सकते हैं, वहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं कि जिससे कि जो भी पेस है एक हवा का या फिर वाटर का, उसको वो क्या करे, थोड़ा सा रोके, कॉन्टोर प्लॉगिंग। और एक चीज़ और, जो कॉन्टोर है उसका, उसको बड़े बड़े जो आप ये कह सकते हो स्टोन या कुछ ऐसे पत्थर टाइप के वो रख दिए जाते हैं कि जिससे वो पानी जो नीचे की ओर जाए वो उसको एब्जॉर्ब करे, उसकी स्पीड को कम करे। तो वो इस तरह से वो स्लोपिंग वे में लगाया जाता है, उसे कॉन्टोर प्लॉगिंग कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है टेरेस फार्मिंग। ये भी आपका जो हिली रीजन में होता है ये टेरेस फार्मिंग। यहाँ पर जो है जो स्ट्रिप या स्टैप जो है उसको टेरेस टाइप में बनाया जाता है, स्टैप करके, और वो टेरेस टाइप में होता है और वो टेरेस फार्मिंग कहलाती है आपकी टेरेस में, कि जिससे वो पानी का, कभी भी आपने देखा होगा कि अगर आप स्टेयर्स पे कभी पानी डालते हैं, आप पानी डाल रहे हैं तो ऊपर तेज स्पीड होता है, लेकिन जैसे ही नीचे नीचे वो जाता है तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। तो टेरेस फार्मिंग का भी यही एक मेन एम होता है कि उस तरह जो ऊपर से जो पहाड़ों से जो पानी आएगा तो वो नीचे जाते जाते थोड़ा कम हो जाएगा उसकी स्पीड, तो जो भी चीज़ वो इरोड करके ले जा रहा है वो पीछे ही छोड़ता हुआ जाएगा और धीरे धीरे वहीं छोड़ता हुआ चला जाएगा, स्पीड सेम नहीं रहेगी कि अपने साथ वो बहाकर आगे ले जाए। तो ये हो गया आपका टेरेस फार्मिंग। तो ये जो है टेरेस फार्मिंग आपका, ये आपका ये नागालैंड वगैरह में भी होता है, ठीक है, और ये जितने भी हिली रीजन वाले हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट आप कह सकते हो, वहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, स्ट्रिप में एक लार्ज जो फील्ड है उसको स्ट्रिप में बांट दिया जाता है और उसके जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप तो समझते हैं धारी टाइप में ऐसे बांट दिया जाता है और उसके बीच में जो है क्रॉप उगाए जाते हैं और उसके किनारे किनारे जो है ग्रास को ग्रो कर दिया जाता है, उसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। तो ग्रास जो है वो क्या करेगा, वाटर के फ्लो को रोकेगा और स्ट्रिप जो है उसके बीच में वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं और किनारे किनारे जो है उन स्ट्रिप के ग्रास ग्रो कर दी जाएगी। शेल्टर बेल्ट, ये ज़्यादातर सैंड ड्यून्स के लिए है कि जो सैंड ड्यून्स वगैरह हैं वो जो उड़ उड़ कर आगे जाते हैं, तो ये आपका मेनली राजस्थान के लिए है। तो यहाँ पर भी जो है बड़े बड़े बुशेस लगा दिए जाते हैं, थॉर्नी प्लांट्स जो होते हैं वो शेल्टर बेल्ट बनाकर लगाए जाते हैं कि जिससे जो सैंड ड्यून्स हैं या जो भी ये सब चीज़ों को है जो उड़ने से आगे मतलब जाने से रोकता है, उसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं। और यहाँ पर थॉर्नी प्लांट्स जो है इनको लगाए जाते हैं इसके किनारों पर। तो ये आपके हो गए मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन। सो हियर वी कंक्लूड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।